असलामुअलैकुम बेलियो ते मित्रों कैसे हो तुसी आज द व्लॉग च ਤੁਹਾਨੂੰ कहनी है खुश आमदीद अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का भड़कीला और गर्मीला और पता नहीं कैसा व्लॉग। और आज मैं आपको रन्ना उन्नी बताने वाली। आज हम चलते हैं जी सबसे पहले पहली खबर की तरफ। आपने वो ऑपरेशन का नाम सुना था ना, जब ईरान ने हमला किया था पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान ने जो हमला किया था, जवाबी वार जो किया था, उसका नाम रखा था ऑपरेशन मर्गबर सरमचार। लेकिन आज मैंने आपको जो ऑपरेशन बताना है वो है जी यूथिया खर्मचार। मर्गबर यूथिया खर्मचार। अब आप कहेंगे ये क्या मामला है। वैसे मैं आपको बता दूं मर्गबर का मतलब क्या था। ये था इसका मतलब। अब मामला कुछ यूँ हुआ जनाब कि जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, उनके ऊपर जो एक केस बना हुआ है, वो उसकी पेशी के लिए आती रहती हैं अदालत में। जैसे कि सब सियासतदान, आपको पता है, उनके ऊपर केसेस बनते हैं और वो आते रहते हैं। तो अब हुआ ये कि ऑपरेशन मर्गबर यूथिया खर्मचार के अंदर हुआ क्या कि जावेद लतीफ़ हैं, उनकी पेशी हुई और मरियम औरंगज़ेब जो हैं उनकी भी एक पेशी थी। तो उसके दौरान जो है वहाँ पर ये जो शख्स आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसे एक कीड़ा काट गया। अब इसे कीड़ा काटा तो इसने जनाब उनके सामने खान जिंदाबाद और यूथियों के नारे जो उसको एज यूजुअल थे वो आए हुए थे, ज़ोर से उसने वहाँ पे चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद यूथिया खर्मचार के अकॉर्डिंगली वहाँ जो थे लोग, जो इदारों के लोग थे, जो पुलिस वगैरह थी, वो फिर इसको पकड़ कर ले गई। अब जब वो उसको घसीट रही थी और कह रही थी आओ भाईजान आपको खर्मचार की सैर कराएंगे खोचा, तो वो खोचा कहता मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि फिर इतना हौसला तो है नहीं। पहले तो अपने नारों से ये पूरी दुनिया को कहते हैं कि जी हम तो तब्दील कर देंगे, हम तो मार देंगे, खप जाएंगे, सारा कुछ कर देंगे। बाद में एक बासी रोटी के ऊपर कहते हैं कि उसमें से बदबू आ रही थी तो हम अपनी जो लॉयल्टी है वो चेंज कर लेते हैं। बहरहाल क्या कह सकते हैं। और जब ये लोग नारे लगाते हैं ना तो मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि ये कहते हैं हम चेंज कर देंगे जी, ये कर देंगे जी, वो कर देंगे जी। ये एक सियासतदान हुआ करते थे, अल्लाह बख्शे, शेख रशीद साहब। क्या कहा करते थे कि खान को गिरफ्तार तो करके दिखाओ। क्या कहते थे जरा देखें जी। किसी में हिम्मत है तो इमरान खान को गिरफ्तार करके दिखाओ, मैं पाकिस्तान में निकलूंगा इमरान खान के लिए। देखा आपने कैसे शेख रशीद साहब करते थे, कहते थे कि जी जेल मेरा ससुराल है जी, हथकड़ी मेरा जेवर है जी, आजकल खुद किधर है जी। आजकल तो चिल्ला काटने गए हुए हैं और ऊपर से वो गिला करते हुए गए हैं जाते वक्त के जी खान ने तो मुझे टिकट भी नहीं दिया जी, मेरे मुकाबले में सिमाबिया को खड़ा कर दिया। और अब बात कर लेते हैं गर्मा गर्म ताज़ा तरीन बैंगन की। जी हाँ, आपको पता है कि जब से खान साहब की पार्टी को टिकट्स अलॉट हुए हैं तब से उनको जो इंतखाबी निशान मिले हैं वो बड़े हिलेरियस किस्म के हैं। किसी को तवा मिला है, किसी को ज़बान मिली है, किसी को वायलन मिला है तो किसी को बैंगन मिला है, किसी को ये मिला है तो किसी को वो मिला है। और ऐसे में जो सहाफ़ी हजरात हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा पैंतरा बदलने वाले शख्स हैं उनमें सरे फहरिस्त हैं जी हामिद मीर साहब। अभी आपको मैंने बताया था ना कि वो एक प्रोग्राम में भी उठ के भाग गए थे, सहाफ़ियों को अवॉइड करके भी वहां से भाग गए थे, सवालात का जवाब भी आजकल नहीं दे रहे और उल्टा उल्टा पता नहीं क्या क्या ऑल फॉल जो है वो बके जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हैं जी हामिद मीर साहब, वो फरमाते हैं कि इस्लामाबाद की गलियों और सड़कों में जब मैं बाल कटवाने के लिए जाता हूं तो नाइयों की दुकान के बाहर जो है वो बैंगन लटके होते हैं। असल में वो ये बताना चाह रहे हैं कि पीटीआई इतनी मकबूल जमात है कि उनको बैंगन का निशान भी अगर मिले तो बैंगन की इस तरह से पब्लिसिटी हो रही है कि सब लोग बैंगन को जो है वो वोट देंगे। जबकि मैंने जब पता करवाया तो पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हामिद मीर साहब जो है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। शायद वो बैंगन अपने साथ खुद ही लेकर जाते हैं और जहां बाल कटवाने जाते हैं वहीं पर छोड़कर आ जाते हैं। मैं ऐसे भी एक सहाफ़ी को जानती हूँ जो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता था और वहां पे कॉकरोच छोड़ देता था ताकि उसे एंड पे बिल अदा करना पड़े। बहरहाल हामिद मीर की भी सुन लें वो क्या कह रहे हैं। बाल कटवाने एक बार्बर शॉप है, मैं काफी अरसे से उधर ही जाता हूँ। तो मैं 2-3 दिन पहले उधर गया उस मार्केट में। तो मैंने जब बाल कटवा लिए, बाहर निकला तो मैंने देखा कि उन्होंने अपनी दुकान के बाहर ना, शॉप के बाहर उन्होंने बैंगन लटकाया हुआ है। तो मैंने कहा शायद ये कोई टोटका है। और फिर मैंने जरा नजर दौड़ाई तो मुझे 5-6 ऐसी दुकानें नजर आई जिन्होंने बाहर बैंगन लटकाया हुआ है। मैंने पूछा, मैंने कहा यार खान साहब तुमने ये बैंगन क्यों लटकाया हुआ है? वो बड़ा शिकवा किया। उसने कहा ओए मीर साहब, और तुमको हमारे इंतखाबी निशान का नहीं पता है? मैंने कहा तुम्हारा इंतखाबी निशान? कहता हमारी पार्टी का। मैंने कहा क्या, कौन सी पार्टी? कहता पीटीआई। तो मैंने कहा क्या इंतखाबी निशान है? कहता है हमारा जो उम्मीदवार है उसको बैंगन मिल गया है। तो हमने कहा कि उसका दिल छोटा ना हो
تو ہم نے پوری مارکیٹ میں سب نے بینگن لٹکا دیا تاکہ اس کا دل بڑا ہو جائے. پچھلے ولاگ میں میں نے آپ کو علی امین گنڈا پور کا ایک بیان سنوایا تھا جس میں وہ محترم یہ فرما رہے تھے کہ آپ کو یاد ہے نا عرف شہد والی سرکار علی امین گنڈا پور، جو کہ وہ بوتلوں کو شہد کہتے تھے. پھر آپ نے دیکھا ان کے بال کاٹ دیے گئے جیل کے اندر، پھر انہوں نے کہا مجھے عقل آ گئی ہے، پھر انہوں نے خود کو عمران خان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے الگ کر لیا. اب دوبارہ الیکشنز آئے ہیں تو منہ میں پانی آ رہا ہے، دوبارہ سے کیمپین سٹارٹ کی ہے تو بتانے لگے کہ میرے اوپر بڑا ظلم و ستم ہوا، میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. اور اب فائنلی اپنے انہوں نے ایک جلسہ جلوس جو بھی کرتے ہیں یا کیمپین چلاتے ہیں اس کے اندر لوگوں کو بلایا اور انہیں 100 روپے جو ہیں وہ انہوں نے بانٹے، جو کہ اس وقت سکرین کے اوپر آپ کو ویڈیو نظر آ رہا ہوگا. یعنی کہ اب وہ جو 1000 روپیہ میں جو دیتے تھے نا بیچارے مزدوروں کو اور ان کو لے آیا کرتے تھے دہاڑی کے اوپر، تو اب معاملہ جو ہے وہ 100 روپے تک پہنچ گیا ہے. اور اب ہم جناب چلتے ہیں کہ نون لیگ نے لاہور کے اندر ایک بڑی وکٹ جو ہے وہ اڑا دی ہے پی ٹی آئی کی. کیا معاملہ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. اس وقت سکرین کے اوپر آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں. یہ محترم فرماتے ہیں کہ ہم 9 مئی کے سانحے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. نواز شریف شہباز شریف کے ویژن کو دیکھتے ہوئے آج سے ہم مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں. مریم نواز شریف کے حلقہ 119 سے ایم پی اے کے امیدوار ہیں جی اسرار بٹ، انہوں نے مریم نواز کی حمایت کا اعلان کیا ہے. سنیے کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے پی ٹی آئی میں شمولیت کی اور آج ہم میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور ان کے ویژن کو دیکھتے ہوئے ہم نے پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی. دوستو، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا وہ ایک بڑا تکلیف دہ واقعہ تھا. اچھا جناب، آپ جو اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ انتخابات ہونے والے ہیں اور جو اس کا تخمینہ لگا ہے انتخابات کروانے کا وہ اربوں روپے ہے. اور پاکستان پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ کس کنڈیشن پہ کھڑا ہے کہ مشکل سے پاکستان رینگ کر واپس اپنی پوزیشن پہ آنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ایسے میں جو ہمارے جسٹس مظاہر نقوی ہیں ان کو مرسیڈیز بینز، اس کے بعد جیپ اور اس کے بعد بلٹ پروف گاڑی الاٹ کرنے کا انکشاف ہوا ہے. کیا تفصیلات ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جناب علی معاملات کچھ یوں ہیں کہ ذرائع کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ سابق جج مظاہر علی نقوی نے سرکاری بلٹ پروف گاڑی جو ہے وہ اس وقت واپس کی ہے اور رولز کے تحت بطور جج سپریم کورٹ وہ بلٹ پروف گاڑی کی جو الاٹمنٹ کا استحقاق ہوتا ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھتا. تاہم انہوں نے اس کے لیے وزارت داخلہ کو درخواست کی تھی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے لہٰذا انہیں بلٹ پروف گاڑی جو ہے وہ الاٹ کی جائے. اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پہلے انہیں مرسیڈیز بینز دی گئی، انہوں نے کہا کہ جی یہ مجھے پسند نہیں آئی مرسیڈیز بینز. اس کے بعد ان کو جیپ دی گئی تو اس کے بعد کابینہ ڈویژن جو ہے انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ اور وزارت داخلہ کی سفارش پہ سابق جج صاحب جو مظاہر نقوی ہیں ان کو گاڑی الاٹ کی تھی. حالانکہ جج کے پاس یہ استحقاق نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ گاڑیوں پہ گھومتے رہے اور اب ان کو کہا گیا کہ واپس کرو. تو اندازہ کریں کہ ملک کی کیا سچویشن ہے، ملک کا کیا درد ہے اور کس طرح سے یہ گاڑیاں لیتے رہے. حالانکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اگر دیکھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ جو گاڑی جج کو دی جاتی ہے وہ گاڑی بھی بیچ کے آپ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے اندر وہ پیسہ جو ہے وہ ڈونیٹ کر دو. بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں. دوسری طرف مریم نواز جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عوام نے بہت مسائل دیکھ لیے ہیں، ہم نے مہنگائی کا جو شکار لوگ ہیں ان کو ہم ریلیف دیں گے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے اپنا منشور طے کر لیا ہے. منشور کے اکارڈنگلی سستی بجلی، گیس جو ہے اور مہنگائی میں کمی یہ وہ لازمی کریں گے. اگر وہ یہ نہیں کر پاتے تو ظاہری بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان سے کافی زیادہ پریشان ہوں گے. اب یہاں پر میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں کہ جہاں محکمہ اریگیشن یعنی کہ سندھ کے اندر اتنی بڑی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے وہیں پر گورنر سندھ کیا فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی پریشانی میں ہے تو گورنر ہاؤس آ جائے اس کی پریشانی چلی جائے گی. یعنی ایسے سمجھ لیں کہ وہاں جا کر شاید آپ کا سافٹ ویئر ٹھیک ہو جاتا ہوگا یا نیا سافٹ ویئر یا نئی ونڈو انسٹال کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہوگا. ادروائز تو فی الحال پاکستان کے اندر ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی تک کی اطلاعات کے اکارڈنگلی پاکستان اور ایران کے درمیان جو تناؤ کی سچویشن تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چائنا کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں ہنگامی بنیادوں پر اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان جا کر ان تمام معاملات کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں. اور اب آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ملک کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. دوسری طرف خان صاحب جو ہیں وہ ریاست کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور تیسری طرف یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انتخابات 2024 کے اندر جو ٹرانسپورٹیشن، سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات اور دیگر اخراجات جو ہیں اس کے اندر اضافے سے الیکشن اخراجات کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ 49 ارب روپے جو ہیں وہ اگر درکار ہوں گے، یعنی
49 अरब रुपए कौन देगा ये इलेक्शंस करवाने का। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए वफाकी हुकूमत से 47 अरब रुपए की डिमांड की थी, जो मरहला वार इलेक्शन कमीशन को फराहम की जा रही है। मुल्क के अंदर सिक्योरिटी खदशात, सरहदी सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस, रेंजर्स, फौज और दीगर कानून जो नाफिज करने वाले इदारे हैं और सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन के मजीद 3 अरब रुपए की जो डिमांड है उन्होंने रखी है। उन्होंने कहा कि मजीद 3 अरब रुपए जो है वो जारी किए जाएं। इस हवाले से सिर्फ पंजाब पुलिस ने आम इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन से 1 अरब जो 19 करोड़ रुपए हैं वो तलब किए हैं। यानी कि सिर्फ पुलिस के डिपार्टमेंट को 1 अरब 19 करोड़ जो हैं वो जाएंगे और जो बाकी इदारे हैं उनको भी इतना पैसा जाएगा, तो फिर जाकर आपके मुल्क के अंदर अमन व अमान, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, और अल्लाह करे कि 2024 के जो इलेक्शंस हैं वो ठीक तरह से गुजरें। लेकिन आप ये सोचें कि इतना पैसा इलेक्शंस के लिए कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये मेरी समझ से बाहर है। अलबत्ता ये खबर थी तो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थी। और जाते जाते आपको ये भी बता दूँ कि जो इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना का केस चल रहा है, जिसमें उन्होंने तोशा खाना की घड़ी दुबई के अंदर बिकवाई थी, उसका जो मुलाजिम है वो भारतीय था, यानी भारत से ताल्लुक रखने वाला सेल्समैन था, जिसको पाकिस्तान के अंदर बुलाकर उसका बयान रिकॉर्ड किया गया है। और मैं आप बताऊं कि वो एक शख्स नहीं है, उसके अलावा भी 4-5 लोगों का अब तक बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जा चुका है। अब वो जो भारतीय शख्स आया है, जो दुबई से आया पाकिस्तान के अंदर अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए, उसने अदालत में अपना बयान दिया है कि ग्राफ ज्वेलरी सेट जो कि बुशा बीबी ने वहां पे बेचा था, उसका तखमीना $19 मिलियन लगा था, जबकि खान साहब ने कोड़ियों के भाव उसको खरीदा और फिर उसके बाद चीजों को बेचा। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपको देना चाहती हूँ। जनाब, खबर कुछ यूं है कि आपको पता है कि इमरान खान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी कि आजम खान थे, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ जो है वो अपना बयान कलमबंद करवाया था। इससे पहले भी वो इमरान खान के खिलाफ जो है वो वादा माफ गवाह बने थे और उन्होंने इमरान खान से मुतल्लिक खास तौर पर जो साइफर वाला केस है उसमें गवाही दी थी। उसके बाद खान साहब, आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि जब ये जो आजम खान है, जब ये जेल के अंदर पहुंचे थे, अदालत के अंदर जब पहुंचे थे, तो इन्होंने जब इमरान खान के खिलाफ अपना बयान रिकॉर्ड करवाना था तो खान साहब भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने और बुशा बीबी ने ऊंची आवाज में जज साहब को कहा था, कुदरतुल्लाह जज साहब जो हैं उनको कहा था कि जनाब इनसे कहें कि ये पहले हलफ लें कुरान पाक पे, उसके बाद ये अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड करवाएं। उसके बाद उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और जब उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया तो खान साहब ने वहां पर चंद एक सहाफियों के सामने ये शोर में जाना शुरू कर दिया कि शाबाश, यानी कि बताने में आता है कि जो बाहर आए सहाफी उन्होंने बताया कि खान साहब ने जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को थपकी दी, और थपकी किस बात पे दी कि शाबाश तुमने सच बोला। अब बाहर आके ये जो यूथी सहाफी थे, इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान ने इसलिए थपकी दी क्योंकि आजम खान ने इमरान खान के खिलाफ जो है वो बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। जबकि जब इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको बयान नजर आ रहा है, जबकि उस बयान को जब मैंने रीड किया तो पता चला कि वो सारा का सारा इमरान खान के खिलाफ था। अब मैं आपको बताती हूँ ये मामला है क्या कि अचानक जब शोर मच गया कि आजम खान इमरान खान के खिलाफ अपने बयान से मुकर गए हैं, ये एक बयानिया बनाया गया, और जब देखा तो पता चला कि रिपोर्टर्स जो हैं वो अपने अपने फॉलोअर्स को सिर्फ महज तसल्ली नुमा तजिया दे रहे हैं। जब बयान पढ़ा तो पता चला कि इमरान खान के खिलाफ है। आजम खान ने वाज़ेह तौर पर गवाही दी है कि इमरान खान ने साइफर मजीद पढ़ने के लिए अपने पास रखा। कुछ दिनों के बाद जब वापस मांगा तो इमरान खान ने कहा कि वो तो गुम हो गया है। यानी एक ही जुमला इमरान खान को साइफर केस के अंदर जो है वो फटे चढ़ाने के लिए काफी है कि खान साहब ने एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए अपने पास रखा और जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मेरे को लोग गवाच गया, हुन जो करना है तुसी कर लो। तो जो लोग आपको तसल्लियां दे रहे हैं ना झूठी, इन झूठे यूट्यूबर्स के खिलाफ भी जल्द आप देखेंगे कि कार्रवाई होगी। और जाते जाते आपको ये भी बता दूं कि नून लीग ने साबिक अपने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महताब अब्बासी की पार्टी रुकनियत जो है वो मुअत्तल कर दी है। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपको बता दूं कि सियासतदानों ने बच्चों और रिश्तेदारों को इंतखाबी मैदान के अंदर उतारना शुरू कर दिया है। सब लोग अपना पूरा पूरा जोर लगा रहे हैं। देखते हैं कि अब आने वाले दिन जो हैं वो क्या रुख लेते हैं। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो है वो इन्हीं चंद दिनों के अंदर अंदर अपनी इंतखाबी रैलियों का आगाज़ जो है वो शुरू करने लगे हैं। और ये भी आपको बता दूं कि लाहौर से अपनी इंतखाबी रैलीज वो शुरू करने जा रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज। तो बहरहाल जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि इन तमाम खबरों के बारे में आप क्या सोचते और समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्ज़िया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।